नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात जिसे बोला जाए। भाषा की परिभाषा: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा परस्पर विचार विनिमय का माध्यम है। अब पढ़ेंगे हम बोली। बोली किसी सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा के अल्प विकसित रूप को ही बोली कहते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा विचार विनिमय का साधन ही बोली कहलाती है। भाषा व बोली में अंतर: भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा बोली का सीमित। भाषा राष्ट्रीय एकता की परिचायक होती है, जबकि बोली नहीं। भाषा के बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, बोली की कम। हम पढ़ रहे थे भाषा और बोली में अंतर। तो अपना चौथा अंतर है, भाषा में व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जबकि बोली में यह आवश्यक नहीं है। अगला है, भाषा में एक रूपता व्याप्त है, जबकि बोली में विविधता लिए हुए होती है। ये जो भाषा होती है वो संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित होती है, और बोली किसी सीमित क्षेत्र तक सीमित होती है, और अनेक बोलियां मिलकर के ही वो एक भाषा का रूप ग्रहण करती है। अगला अंतर है, भाषा का प्रयोग शिक्षा और शासन में होता है, जबकि बोली बोलचाल के रूप में भी सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। यानी जो भाषा होती है इसका प्रयोग शिक्षा में होता है, और शासन का जो कार्य होते हैं उनमें भी भाषा का ही प्रयोग होता है, जबकि जो बोली होती है उसका क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र तक होता है तथा आम जन इसका प्रयोग करता है। अगला अंतर है, भाषा साहित्यिक होती है, जबकि बोली लौकिक साहित्य से संबंधित होती है। यानी भाषा का जो स्वरूप होता है वह साहित्यिक होता है, जबकि बोली का जो स्वरूप है वह लौकिक साहित्य से संबंधित है। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। जैसे ब्रज, अवधि, ये इनका संबंध एक सीमित क्षेत्र तक। भाषा और बोली में अंतर पढ़ने के बाद अपना हमारा अगला प्रकरण है भाषा की विशेषताएं। यानी भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है जिससे वो बोली से अपना अलग रूप प्रकट कर सकती है। तो पहली विशेषता है, भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा जन्मजात न होकर के भाषा हम किसी समाज क्षेत्र विशेष में रह करके ही इसे अर्जित करते हैं। दूसरी विशेषता है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, यानी इसको समाज में रह करके ही हम सीख सकते हैं। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, अर्थात भाषा परिवर्तनशील है। यानी कोई भी भाषा हो उसका हम अंतिम रूप नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता रहता है उसी प्रकार भाषा में दिन प्रतिदिन बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता है, भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है। यानी भाषा, जो भी भाषा है, कोई भी भाषा हो, वह अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। अगली विशेषता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। यानी कोई भी भाषा हो तो उसे हम सीखने से पहले वह कठिनता से सरलता की ओर, यानी वो पहले हमें कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे सीखते जाते हैं वैसे वह सरल
होती जाती है। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा का अपना साहित्यिक इतिहास होता है। अर्थात कोई भी भाषा हो वह ऐसे सहज में ही नहीं बनी है, यानी उसका एक लंबा इतिहास होता है और उस इतिहास के चलते वह दिन प्रतिदिन अपना स्वरूप बदलते हुए अपना इतिहास बनाती है। अगली विशेषता है भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है, अर्थात भाषा सदैव एक जैसी नहीं रहती, उसका स्वरूप बदलता रहता है। और अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा का अपना मानक रूप होता है। कोई भी भाषा हो, जब तक उसका मानक रूप नहीं होता तब तक उस भाषा को एक भाषा की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। मानक का मतलब होता है जिसे सब मानते हों। इस प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मानक रूप होता है। और ये भाषा की विशेषताएं पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे भाषा के भेद। भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी जिस भाषा का प्रयोग हम बोल करके करते हैं, अर्थात अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम बोल करके करें, उसे मौखिक भाषा, तथा जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में करें उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में वक्ता अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोल करके तथा श्रोता सुन करके अर्थ ग्रहण करता है, जबकि लिखित भाषा में लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिख करके तथा पाठक वर्ग उनको पढ़ करके अर्थ ग्रहण करते हैं। कुछ विद्वान इनके अलावा भाषा का तीसरा भेद और मानते हैं, सांकेतिक भाषा, यानी जहाँ अपने विचारों की अभिव्यक्ति न तो लिख करके और न मौखिक रूप में बल्कि संकेतों के आधार पर की जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात पुलिस वाले, गूंगे व्यक्तियों द्वारा सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मूलतः सामान्य जन जीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। यानी मौखिक भाषा सीखने के लिए हमें किसी कक्षा या किसी व्यक्ति के पास नियमित रूप से कक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जिस प्रकार बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है उस प्रकार वहाँ के व्यक्तियों द्वारा अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीख जाता है। जैसे राजस्थान में जन्मे हुए किसी बच्चे को अगर हम पंजाब या अन्य भाषी क्षेत्र में छोड़ दें तो वह वहाँ की भाषा स्वतः ही सीख जाएगा। लेकिन लिखित भाषा सीखने के लिए
उसके लिए नियमित प्रयत्न व अभ्यास की आवश्यकता होती है तथा अक्षर ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए लिखित भाषा मौखिक भाषा से कठिन होती है। लिखित भाषा सीखने के लिए हमें नियमित अभ्यास, प्रयत्न, उसकी वर्तनी, उसका व्याकरणिक ज्ञान होना आवश्यक है, जबकि मौखिक भाषा सीखने के लिए यह जरूरी नहीं है। धन्यवाद।